वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। शेर अली ने मुझे जगा दिया। पिछली गली वाली सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में खामोशी से बैठ गए। सर्दियों के मौसम में सुबह 5 बजे तक हल्का हल्का अंधेरा बाकी रहता है। नई दिल्ली की सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं। गाड़ियों की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई थी। शेर अली ने नई दिल्ली के स्टेशन से कुछ फासले पर ही गाड़ी को रोक दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, खुदा पर भरोसा रखना, तुम्हारे सामने बड़ा अहम मगर खतरनाक मिशन है। एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगा, कमांडो जासूस के हर वक्त पकड़े जाने का खतरा होता है। अगर कभी पकड़े गए और दुश्मन के तशद्दुद की अजियत बर्दाश्त न कर सके और मौत सामने आकर खड़ी हो गई तो हम में से किसी का नाम जबान पर न लाना। मैंने शेर अली का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा, इससे पहले कि आप लोगों का नाम मेरी जबान पर आए, मेरी जबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होगी। शेर अली ने गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे गले लगाया और मुझसे मजीद कोई बात न की। खुदा हाफिज भी न कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब बहुत शानदार हो गया है। कहते हैं किसी जमाने में ये छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। बाहर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी। सुबह हो रही थी। टिकट मेरे पास ही था। मैं गेट पर टिकट चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया और सेकंड क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गया। बरोड़ा एक्सप्रेस ने दिल्ली से आना था। वो कुछ लेट आई। मेरी सीट सेकंड क्लास में रिजर्व थी। ये 4 सीटों वाला डिब्बा था। 3 और मुसाफिर पहले से बैठे थे। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। नई दिल्ली से अहमदाबाद तक काफी लंबा सफर था। ट्रेन पूरे राजस्थान में से होकर गुजरी। रास्ते में जो बड़े बड़े शहर आए उनके नाम मुझे आज भी याद हैं। पहले अलोर का स्टेशन आया, फिर जयपुर और अजमेर शरीफ आए। उसके बाद ब्योआर और उदयपुर के स्टेशन भी गुजर गए। उसके बाद अहमदाबाद तक कोई बड़ा शहर ना आया। ट्रेन काफी देर तक चलती रही। मैं दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचा। रास्ते में एक जगह ट्रेन को लाइन ज़ेरे तामीर होने की वजह से काफी देर रुकना पड़ा। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन मैंने इससे पहले नहीं देखा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई। मैं एक कुली से पूछकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया। मैं बुक स्टॉल तलाश करने लगा। आखिर एक जगह मुझे काउंटर के ऊपर रिसाले और किताबें वगैरह नजर आईं। मैं बुक स्टॉल की तरफ बढ़ा। बुक स्टॉल के कोने में एक शख्स काउंटर पर कोहनी टिकाए बड़े सुकून से खड़ा बीड़ी पी रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये करीम भाई था। मैंने आगे बढ़कर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और उससे मुसाफा किया। करीम भाई ने कोड अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझसे पूछा, आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। मैंने उसके जवाब में खुफिया जबान में कहा, मुझे शेर के शिकार का शौक है, क्या तुम मुझे शेर के शिकार के लिए ले चलोगे? करीम भाई ने बीड़ी फेंक दी और हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर स्टेशन से बाहर आ गया। जहाँ वाकई मौसम बड़ा खुशगवार था। सर्दी न होने के बराबर थी। मैंने जैकेट के बटन खोल दिए। स्टेशन के बाहर बड़ी रौनक थी। गुजराती लोग धोती कुर्ता पैंट कमीज पहने सड़क पर आ जा रहे थे। उनके रंग जर्द थे। गुजराती औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में मलबूस थीं। कुछ शलवार कमीज वाली औरतें भी नजर आईं। सड़क पर खूब ट्रैफिक थी। सामने एक दीवार पर फिल्मों के गुजराती और हिंदी जबानों में लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक तरफ रिक्शा और टैक्सी स्टैंड था। कई मर्दों ने कंधों पर छतरियां लटका रखी थीं। करीम भाई मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरे और अपने दरमियान फासला रखना चाहता है। मैंने उसके करीब होने की कोशिश न की। एक तरफ पार्किंग स्टैंड पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। करीम भाई ने एक पुरानी बुसीदा सी नस्वारी रंग की छोटी मोरिस गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। गाड़ी स्टेशन के अहाते से निकलकर अहमदाबाद के बाजारों में से गुजरने लगी। उस वक्त तक अहमदाबाद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था, लेकिन कुछ अरसे बाद शहर की तमाम सड़कों, मोहल्लों और मॉडर्न बस्तियों और कॉलोनियों से वाकिफ हो गया था। चुनाचे मैं यहाँ ये जाहिर नहीं करूंगा कि करीम भाई मुझे शहर से बाहर कौन सी बस्ती और इलाके में ले गया। उसने गाड़ी एक जगह दरख्तों के पास खड़ी कर दी, जहाँ आसपास आबादी काफी फासले पर थी। दूर रेलवे लाइन थी, जहाँ एक माल गाड़ी गुजर रही थी। करीम भाई मुझे साथ लेकर एक तरफ चल पड़ा। ये गैर आबाद इलाका था। एक जानिब काफी दूर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। एक क्वार्टर नुमा खपरेल की ढलवान छत वाला शिकस्ता सा मकान आ गया, जिसके अहाते में लकड़ी के पुराने खोखे और रेफ्रिजरेटरों के खाली खोल और इधर उधर पड़े थे। उन पर जंग लग रहा था। क्वार्टर के आगे छोटा सा वरांडा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर कमरे का दरवाजा खोला। हम अंदर चले गए। ये छोटा सा मामूली सामान वाला कमरा था। एक पुराना पलंग, 2 बेद की कुर्सियां, एक स्टूल, एक तपाई थी। दीवारें बिल्कुल खाली थीं। एक खिड़की थी जो पिछली तरफ निकलती थी। करीम भाई ने खिड़की खोली और दूसरी तरफ ताड़ के दरख्त नजर पड़े और ताज़ा हवा अंदर आई।
तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। किचन बरामदे में एक तरफ बना हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और करीम भाई के बारे में सोचने लगा कि ये किस किस्म का आदमी है। हकीकत ये है कि उस शख्स ने मुझे जरा मुतासिर न किया। शेर अली के बयान के मुताबिक उस शख्स को मेरे इंतहाई अहम मिशन में बड़ा खास रोल अदा करना था, मगर मुझे नहीं लगता था कि ये शख्स करीम भाई इतने जिम्मेदार फराइज को अदा कर सकेगा। लेकिन बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ये शख्स वाकई कमाल की खूबियों का मालिक था। उसने शहर के एक बाजार में टीवी और रेफ्रिजरेटरों की मरम्मत की दुकान खोल रखी थी। उम्र 40 के करीब थी, शादी नहीं की थी। अपनी दुकान के ऊपर चौबारे में अकेला रहता था। महल्ले की मस्जिद और जैन मंदिर को हर माह बाकायदगी से चंदा देता था। जैनी हिंदुओं पर असर डालने के लिए उसने अपनी दुकान के आगे प्लास्टिक का टब रखा हुआ था, जिसमें हर रोज वो पिसा हुआ नमक डाला करता था। गायें वहां से गुजरते हुए नमक चाटा करती थीं। अहमदाबाद में ये बात मैंने खास तौर पर देखी थी कि जैनी हिंदू, जिनकी अहमदाबाद में अक्सरियत थी, गायों को नमक चटाते थे। आवारा गाय और बैल गली मोहल्लों में आम घूमते थे। हिंदू औरतें उनके आगे नमक और चारा डालती थीं। जैन मत के दो अहम फिरके हैं। एक फिरके का नाम दिगंबर है, दूसरे फिरके का नाम सुतंबर है। दिगंबर फिरके के जैनी साधु नंगे होते हैं, यानी वो कोई लिबास नहीं पहनते। गलियों बाजारों में अल्फ नंगे चलते फिरते हैं। हिंदू औरतें घरों से निकलकर इन नंगे दिगंबर साधुओं को दही, खीर, आलू भाजी और पूड़ियों से तवाज़े करती हैं। दूसरे फिरके सुतंबर के साधु सफेद लिबास पहनते हैं और अपने मुंह पर एक सफेद रुमाल बांधे रखते हैं, ताकि कोई जरासीम उनके मुंह में दाखिल होकर हलाक न हो जाए। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा यानी अदम तशद्दुद एक अहम तरीन अकीदा है। ये लोग किसी जानवर, कीड़े मकोड़े, मक्खी तक को नहीं मारते। चारपाइयों में अगर खटमल पड़ जाएं तो ये लोग उन्हें भी नहीं मारते। उसका इलाज ये करते हैं कि दिन के वक्त खटमलों वाली चारपाई पर किसी मजदूर को पैसे देकर सुला देते हैं। खटमल जी भर कर उस मजदूर का खून पी लेते हैं। फिर ये जैनी रात को जब उस चारपाई पर सोते हैं तो खटमल उन्हें कुछ नहीं कहते। आगे चलकर मैं जैन धर्म के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। बहरहाल करीम भाई मेरे बड़े काम के आदमी निकले। शेर अली ने यूं ही मुझे उस आदमी के पास नहीं भेजा था। उस शख्स में बुनियादी बात यह थी कि वो सच्चा मुसलमान और इस्लाम और पाकिस्तान का शैदाई था। उसका ईमान था कि मजबूत पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के 12 करोड़ गुलाम मुसलमानों की निजात वाबस्ता है। बाद में जब मैंने करीम भाई से पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसी औलाद नहीं पैदा करना चाहता जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलाम बनकर जिंदगी बसर करे। करीम भाई किचन में से 2 प्यालियां चाय की बना कर ले आया। कहने लगा, इस क्वार्टर को खरीद कर मैंने अपना गोदाम बनाया है। बज़ाहिर ये गोदाम है, मगर इसके नीचे एक खुफिया तहखाना है जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी तुम्हें और मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हम चाय पीने लगे। करीम भाई ने बीड़ी सुलगा ली। कहने लगा, तुम सबसे पहले हिंदुस्तान में आम बोली और लिखी जाने वाली हिंदी ज़बान सीखनी होगी। ये मैं तुम्हें 4 महीनों में सिखा दूंगा। ये कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। हिंदी बोलना, लिखना और समझना तुम्हारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, मगर तुम्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस क्वार्टर में रहना होगा। मैंने कहा, मैं तो मंगल सूत्र लेने के लिए सावर्धन अवतार की मुड़ी पर बीकानेर भी जाना है। करीम भाई ने बीड़ी का कश लगाने के बाद कहा, वो मुझे सब मालूम है, उसकी तुम फिक्र न करो। वहाँ तुम किसी भी वक्त जा सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें मुस्तकिल तौर पर इस क्वार्टर में रहकर मुझसे हिंदी ज़बान सीखनी होगी। हिंदी ज़बान जाने बगैर अपने मकसद की तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। यहाँ किचन में तुम्हें ज़रूरत की हर शय मौजूद मिलेगी। मैं रात को तुम्हें हिंदी पढ़ाया करूँगा। साथ वाले कमरे में मैंने तुम्हारे लिए धोती कुर्ते के 2 जोड़े रख दिए हैं। ये लिबास उतार कर उन्हें पहन लेना। यहाँ कभी कोई नहीं आता। अगर कोई भूला भटका आदमी आ जाए तो तुम्हें जैनी हिंदू बनकर उससे बात करना। जैन मत के बारे में तुम बहुत इल्म रखते हो। ये बात मुझे शेर अली ने अपने खुफिया पैगाम में बता दी थी। अब मैं चाहता हूँ रात को किसी वक्त आऊँगा। किचन में तुम्हारे लिए काफ़ी राशन मौजूद है। खाना वगैरह तुम खुद तैयार कर लोगे। अब मैं रात को आऊँगा। करीम भाई चला गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी आपको उस मकाम पर ले जाना चाहता हूं जहां से मेरे असल मिशन का आगाज़ होता है। मुख्तसर ऐसे कि मैं 3 महीने करीम भाई के उस वीरान क्वार्टर में रहा। इस दौरान करीम भाई ने मुझे उस तरीके से हिंदी ज़बान पढ़ाई कि मैं उस ज़बान को बोलने, समझने और उसे लिखने के काबिल हो गया। इस दौरान करीम भाई 2-3 बार क्वार्टर के पिछले कमरे के नीचे जो तहखाना था वहाँ अकेला ही गया। मुझे उसने तहखाने में जाने की इजाज़त न दी। मैंने उसकी ज़रूरत भी महसूस न की। मेरी सारी तवज्जो हिंदी ज़बान सीखने की तरफ थी। जब मुझे हिंदी ज़बान में काफ़ी शुद्ध हो गई और मैं ये ज़बान पढ़ने के काबिल हो गया, तो करीम भाई ने एक रात मुझे अपने सामने बिठा लिया और बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तुमने जो अपना नाम दास वरथना रखा है,
یہ بالکل موزوں نام ہے۔ اب تم اسی نام سے یہاں کے اونچے طبقے کی سوسائٹی میں اپنا تعارف کرواؤ گے۔ تم نے مونچھیں بھی بڑھا لی ہیں، ان کو زیادہ نہ بڑھانا، بس اسی طرح چھوٹی ہی رکھنا۔ بالوں کو ذرا اور بڑھا کر ان کے پٹے بنا لو، اور جب بیکانیر جانے لگو تو ماتھے پر جین مت کا سرخ تلک ضرور لگا لینا۔ میں نے کریم بھائی سے کہا، کریم بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں را کے کشمیر افیئرز والے ہیڈ آفس کے انچارج گوکل داس پانڈے سے روابط پیدا کرنے کے لیے کس راستے سے ہو کر جانا ہوگا؟ کریم بھائی مسکرایا۔ انڈیا کی اونچی سوسائٹی، خاص طور پر ہندو سوسائٹی میں راہ و رسم بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ شراب اور عورت ہے۔ شراب تم نہیں پیو گے کیونکہ تم ایک جینی ودوان اور جین دھرم کے کٹر پیروکار کی حیثیت سے گوکل داس پانڈیز تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے بھی کسی عورت کا سہارا بہت ضروری ہے۔ تم نے سنا ہوگا، بلکہ اخباروں میں چھپی ہوئی تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا سب سے بڑا لیڈر گاندھی بھی 2 نوجوان لڑکیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جلسے جلوسوں میں آیا کرتا تھا۔ یہاں اس قسم کی باتوں کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اونچے طبقے کی ہندو سوسائٹی کس قدر مادر پدر آزاد ہے، اس کا اندازہ تمہیں خود آگے چل کر ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنی معلومات کے حوالے سے اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ را ہیڈ آفس کے انچارج اور اسلام دشمن، پاکستان دشمن کٹر جینی گوکل داس پانڈے کی صرف ایک ہی اولاد ہے، اور وہ ایک جوان لڑکی ہے جس کا نام میناکشی ہے۔ وہ بڑی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، اس نے شادی نہیں کی، وہ شادی کے خلاف ہے، آزاد خیال اور پوری فیشنیبل لڑکی ہے۔ یہاں احمد آباد میں ایک پکی عمر کی خوش شکل ہندو عورت رینا لینی سارا بائی نے اپنا ایک ڈانس سینٹر کھول رکھا ہے۔ گوکل داس پانڈے کی اکلوتی بیٹی میناکشی اسی ڈانس سینٹر میں میوزک اور ڈانس کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تمہیں میناکشی تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ میناکشی کے ذریعے تم بڑی آسانی سے را کے احمد آباد والے ہیڈ آفس کے انچارج جی ڈی پانڈے تک پہنچ سکو گے۔ لیکن سب سے پہلے اب تمہیں بیکانیر ساوردن کی مڑی پر جا کر منگل سوتر حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بیکانیر وہاں سے کتنی دور ہے اور مجھے کس روز وہاں جانا ہوگا۔ کریم بھائی نے جواب دیا، تم اسلام کے کمانڈو سپاہی ہو، اور کمانڈو سپاہی کے باعث ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تم کل صبح بیکانیر کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر ریلوے اسٹیشن تک چھوڑاؤں گا۔ بیکانیر کے لیے احمد آباد سے صبح ایک ٹرین روانہ ہوتی ہے۔ تم اس ٹرین کے ذریعے بیکانیر پہنچو گے۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں غور کرنے لگا، بہت ہی باتوں پر مجھے غور کرنا پڑا۔ میں کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہو رہا تھا۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھے کئی باتیں سوچنی تھیں، کئی باتوں پر غور کرنا تھا۔ کریم بھائی کہنے لگا، تمہارے اسپرو ٹیبلٹ بم کی 15 کی 15 ٹکیاں میں نے نیچے تہ خانے میں سنبھال کر رکھ لی ہیں۔ ان بموں کا فارمولہ بھی ان کے ساتھ ہی میرے پاس محفوظ ہے۔ جس وقت ان چیزوں کے استعمال کا وقت آئے گا تم یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ تہ خانے کی ایک فالتو چابی میں نے پچھلے کمرے میں لکڑی کی جو الماری ہے اس کے اوپر رکھ دی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کریم بھائی مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں فرش ایک میلی کچیلی سی دری سے ڈھکا ہوا تھا۔ کونے میں لکڑی کی بڑی الماری تھی۔ کریم بھائی نے اوپر ہاتھ ڈال کر چابی لی، پھر کونے میں ایک جگہ دری کو فرش پر سے ہٹایا، نیچے لکڑی کے فرش میں ایک جگہ سے چوکھٹا ہٹایا، نیچے لکڑی کا زینہ اترتا تھا۔ آگے چھوٹا سا دروازہ تھا، جہاں تالا لگا تھا۔ کریم بھائی نے چابی لگا کر تالا کھولا، دروازہ کھول کر اندر بٹن دبایا۔ تہ خانے میں دھندلی سی روشنی ہو گئی۔ یہاں چھوٹی میز کے آمنے سامنے 2 سٹول پڑے تھے، دیوار کے سامنے الماری تھی۔ کریم بھائی نے الماری کا نچلا خانہ کھولا اور اس کے اندر 2 ٹرانسمیٹر رکھے تھے۔ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر تھا جس کے ذریعے پیغام بول کر دیا بھی جا سکتا تھا اور پیغام سنا بھی جا سکتا تھا۔ دوسرا چھوٹا ٹرانسمیٹر تھا جس کے ذریعے صرف پیغام کے سگنل ہی دیے جا سکتے تھے۔ کریم بھائی نے مجھے دونوں ٹرانسمیٹر دکھائے۔ ان پر دلی میں شیر علی اور کشمیر میں کمانڈو شیروان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم رہے گا۔ شیر علی نے دلی میں تمہیں وہ خفیہ سگنل بتا دیے ہوں گے جن کے ذریعے تم اس سے اور کمانڈو شیروان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ خفیہ کوڈ سگنل مجھے یاد ہیں۔ کریم کہنے لگا، اب میں تمہیں وہ خفیہ اشارے سمجھاتا ہوں جن کے ذریعے تم یہاں میرے ساتھ اس ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کیا، سیٹیوں کی آوازیں ابھری، پھر یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ کریم بھائی نے ایک نوب پر 3 بار خاص انداز میں خاص وقفوں کے ساتھ انگلی بجائی۔ 3 بار مختلف ویو لینتھ کے سگنل کی ٹون سنائی دی۔ اس نے کہا، یہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا خفیہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد کریم بھائی نے مجھے اپنے دونوں ٹرانسمیٹروں کی فریکوینسی بتائی، بلکہ مجھے زبانی یاد کروا دی۔ کہنے لگا، اس فریکوینسی پر خفیہ سگنل کا اشارہ دے کر تم مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میں ہر رات کو 12 بجے سے 1 بجے تک اس تہ خانے میں موجود ہوتا ہوں۔ اس وقت تم مجھ سے ریڈیو ٹرانسمیٹر پر بات کر سکتے ہو، جو پیغام دینا ہو مجھے دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، شیر علی نے بھی یہی ٹائم دیا ہے، یعنی رات کے 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔
करीम भाई कहने लगा, इसकी वजह यह है कि रात को फजा में रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन और फौजी वायरलेस के सिग्नल्स इतने ज्यादा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मेरे दोनों ट्रांसमीटर में एक इजाफी टेप लगी हुई है। इस टेप पर दिन के वक्त मेरी अदम मौजूदगी में भी तुम्हारा पैगाम इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा जो मुझ तक पहुंच जाएगा। उसने अलमारी का खाना बंद कर दिया और तहखाने का दरवाजा लॉक करके हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गए। उसने तहखाने की चाबी अलमारी के ऊपर कोने में रख दी, जहां ये चाबी महफूज रहती है। मैंने कमरे में आकर पूछा, करीम भाई ये सिग्नल्स तो पकड़े भी जा सकते हैं, क्या कभी इस किस्म का कोई वाकया तो नहीं हुआ? करीम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कमांडो दोस्त याद रखो, कमांडो स्पाई की सबसे बड़ी कमजोरी उसके रेडियो ट्रांसमीटर के खुफिया सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स अगर दुश्मन के रडार पर या उसके वायरलेस रिसीविंग सेट पर पकड़े जाएं, तो दुश्मन उनकी मदद से कमांडो स्पाई को पकड़ सकता है। ये सिग्नल्स दुश्मन को कमांडो स्पाई के घर तक ले आएंगे। इस एतबार से ये सिग्नल्स अगर कमांडो के दोस्त हैं, मददगार हैं, तो उसके सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। इनसे किसी हद तक बचने का एक ही तरीका है, और वो ये कि ट्रांसमीटर पर अशद तरीन जरूरत के वक्त पैगाम नशर करो। दूसरे ये कि 2-3 दफा पैगाम नशर करने के बाद फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दो। मैंने तुम्हें एक ही फ्रीक्वेंसी बताई है। एक फ्रीक्वेंसी के शुरू और आखिर में वेवलेंथ को थोड़ा आगे पीछे करो, यानी उसकी रफ्तार में 1 सेकंड के वक्फे से कमी बेशी करते रहो, तो दुश्मन को ये शक नहीं पड़ेगा कि ये हर बार एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही तरह के सिग्नल कहां से नशर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। मैं रेडियो सिग्नल्स में काफी ट्रेनिंग ले चुका था। करीम भाई की बातें अगरचे टेक्निकल थी, मगर मैं उन्हें पूरी तरह समझ गया था। मैंने करीम भाई से कहा कि मेरे पास कोई ऐसा छोटे से साइज का रेडियो ट्रांसमीटर जरूर होना चाहिए जिसके जरिए हंगामी हालात में मैं कम से कम अहमदाबाद की फजा के अंदर रहकर आप तक कोई पैगाम जरूरी पहुंचा सकूं, क्योंकि हंगामी हालात में इस जगह आने में देर भी हो सकती है। इस पर करीम भाई ने जवाब दिया, इस मुश्किल का हल मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। मैं तुम्हें एक सिगरेट कहीं दूंगा जिसके साथ ही छोटा सा सिगरेट लाइटर होगा। ये लाइटर असल में रेडियो ट्रांसमीटर होगा। 1 मिनट ठहरो। ये कहकर करीम भाई उठकर दूसरे कमरे में चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में स्याह रंग का प्लास्टिक का छोटा लिफाफा था। मेरे पास बैठकर उसने लिफाफे में से स्याह रंग की किसी धात से तैयार किया हुआ आम किस्म का सिगरेट केस निकाल कर मुझे दिया। उसे खोला, उसके अंदर सिगरेट भरे हुए थे। फिर उसने सिगरेट केस बंद किया। सिगरेट केस के कोने में सिगरेट लाइटर था जिसमें एक बटन था। उसने बटन बार बार दबाया, बार बार शोला निकल कर बुझ जाता। उसने उस बटन को उंगली के दबाव से जरा नीचे करके दबाया, फिर बटन दबाया तो लाइटर में से शोला न निकला। उसकी जगह सिग्नल की हल्की हल्की टोन सुनाई दी। करीम भाई मुझे समझाते हुए बोला, अब ये सिगरेट लाइटर रेडियो ट्रांसमीटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पर तुम मेरे ट्रांसमीटर सेट की फ्रीक्वेंसी मुकर्रर करके जहां से चाहो मुझे सिग्नल के जरिए पैगाम पहुंचा सकते हो, मगर तुम सिर्फ खुफिया कोड सिग्नल ही में पैगाम पहुंचा सकोगे, मुझसे बात न कर सकोगे। ये यहाँ मेरे पास ही पड़ा रहेगा। जब तुम बीकानेर सावर्धन अवतार का मंगलसूत्र हासिल करके वापस आओगे तो मैं ये तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो उठा, सिगरेट केस को दूसरे कमरे में ले जाकर किसी जगह छुपा कर रख दिया जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। वापस मेरे पास आकर कहने लगा, अब मैं जाता हूँ, कल सुबह तैयार रहना और कपड़े भी बदल देना। उस पतलून जैकेट की बजाय सफेद खद्दर का कुर्ता, सफेद पजामा, चप्पल और बादामी रंग की खद्दर की नेहरू जैकेट पहन लेना। ये सारे कपड़े दूसरे कमरे में चारपाई पर पड़े हैं। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा बंद किया और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने किचन में जाकर अंडों का ऑमलेट बनाया और उसे डबल रोटी के साथ खाकर सो गया। सुबह उस वक्त उठा जब करीम भाई मुझे जगा रहा था। एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।